हर साल 80,000 लोगों का एक शहर नेवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच प्रकट होता है। इसमें कोई स्थायी इमारतें नहीं है, न ही पानी की आपूर्ति या दुकानें। फिर भी यह एक जीवंत समुदाय है जो 9 दिनों के बाद गायब हो जाता है, बिना किसी निशान के। बर्निंग मैन एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक घटना को कभी एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रयोग तो कभी अमीरों के खेल का मैदान कहा गया है। लेकिन इस अस्थायी यूटोपिया के पीछे की सच्चाई क्या है? ऐसी कठिन परिस्थितियों और विवादों के बावजूद लोग हर साल क्यों लौटते हैं? आज हम बर्निंग मैन की अद्भुत दुनिया में झांकते हैं। बर्निंग मैन की शुरुआत 1986 में हुई, जब सिर्फ 20 लोग सैन फ्रांसिस्को के समुद्र तट पर एक लकड़ी की प्रतिमा जलाने के लिए जुटे। यह एक तरह की अभिव्यक्ति का प्रतीक था, लेकिन नेवादा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में इसे ले जाने के बाद इसका स्वरूप बदल गया। यह सूखा और वीरान क्षेत्र एक ऐसा कैनवास बन गया जहां सहनशीलता, रचनात्मकता और समुदाय का जश्न मनाया जाता है। जो कभी एक छोटी सी सभा थी, अब वह हजारों लोगों को आकर्षित करती है। 1998 तक यह कार्यक्रम एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव बन चुका था, जो अपने प्रसिद्ध 10 सिद्धांतों जैसे कि सबको शामिल करना, उपहार देना और कोई निशान न छोड़ना पर आधारित था। धरती के सबसे कठिन स्थानों में से एक पर एक शहर बनाना आसान काम नहीं है। ब्लैक रॉक सिटी, जैसा इसे कहते हैं, हर साल एक सूखे झील के किनारे उभरता है, जहां दिन में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है और रात में ठंड जमा देती है। धूल भरी आंधियां अचानक आती हैं और हर चीज को एक महीन परत से ढक देती हैं। फिर भी यह शहर फलता फूलता है। सड़कें गोलाकार रूप में बिछाई जाती हैं और केंद्र में विशाल प्रतिमा को जलाने के लिए एक खुला स्थान होता है। यह शहर रचनात्मकता और कार्यक्षमता के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। बर्निंग मैन के केंद्र में 10 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। रेडिकल इंक्लूजन का मतलब है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। कोई वीआईपी जोन नहीं, कोई विशेष व्यवहार नहीं। गिफ्टिंग का मतलब है कि यहाँ कुछ खरीदा या बेचा नहीं जाता, इसके बजाय लोग उपहारों, कला और अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। रेडिकल सेल्फ रिलायंस प्रतिभागियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें खुद लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि रेडिकल सेल्फ एक्सप्रेशन उन्हें अपने सच्चे रूप में अभिव्यक्त होने के लिए प्रेरित करता है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीविंग नो ट्रेस पर्यावरण की देखभाल और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। ये सिद्धांत एक ऐसा अनोखा सामाजिक ताना बाना बनाते हैं जो आधुनिक दुनिया में दुर्लभ है। बर्निंग मैन एक जीवित कला गैलरी है। विशाल इंस्टॉलेशंस, जटिल मूर्तियां और इंटरैक्टिव कलाकृतियां धूल से उभरती हैं, जिनमें से कई को उत्सव के अंत में जला दिया जाता है। यह कला सिर्फ सजावट नहीं है, यह संवाद का एक तरीका है। विशाल लकड़ी के मंदिर, जहां लोग अपने प्रियजनों के लिए संदेश छोड़ते हैं, से लेकर ऐसी लाइट इंस्टॉलेशंस तक जो स्पर्श पर प्रतिक्रिया देती हैं, बर्निंग मैन की कला इमर्सिव, सामुदायिक और क्षणभंगुर होती है। यह लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती है और इस कार्यक्रम की आत्मा को दर्शाती है। अपने ऊंचे आदर्शों के बावजूद बर्निंग मैन विवादों से अछूता नहीं है। वर्षों से इस कार्यक्रम पर समावेशी होने के बजाय अनन्य होने का आरोप लगाया गया है। टिकट, सामान और यात्रा की लागत इसे कई लोगों के लिए निषेधात्मक रूप से महंगा बनाती है, जिससे यह आरोप लगता है कि यह अमीरों के लिए एक खेल का मैदान बन गया है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं। खुली आग, चढ़ाई योग्य कला इंस्टॉलेशंस और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते कला वाहन कई दुर्घटनाओं और यहाँ तक की मौतों का कारण बने हैं। कानून प्रवर्तन और भूमि प्रबंधन ब्यूरो इस पर नजर रखते हैं, जिससे अक्सर नशीली दवाओं के उपयोग और अन्य उल्लंघनों के लिए गिरफ्तारियां होती हैं। बर्निंग मैन के विस्फोटक विकास ने कई चुनौतियां पैदा की हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, ट्रैफिक जाम, कचरा प्रबंधन और प्रतिभागियों के बीच घनिष्ठता बनाए रखने जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में आयोजकों ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए जोनिंग की शुरुआत की, जिससे थीम कैंप, कला इंस्टॉलेशन और सामुदायिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रों का निर्माण हुआ। शहर का डिजाइन अब विस्तार और कार्यक्रम की आत्मा को संरक्षित करने के बीच एक नाजुक संतुलन दर्शाता है। लेकिन हर साल हजारों लोग ब्लैक रॉक डेजर्ट में आते हैं, तो सवाल उठता है, यह अपनी आत्मा को खोए बिना कितना बढ़ सकता है? बर्निंग मैन नेविगेट करना आसान नहीं है, खासकर विकलांग लोगों के लिए। रेगिस्तान का खुरदरा इलाका, भीषण गर्मी और अप्रत्याशित मौसम महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। हालांकि 2012 से कार्यक्रम ने
मोबिलिटी कैंप की मेजबानी की है, जो व्हील चेयर सुलभ सुविधाएं और कला का पता लगाने के लिए ट्रैक्टर राइड्स प्रदान करता है। जबकि कैंप बर्निंग मैन के रेडिकल इंक्लूजन सिद्धांत को बनाए रखने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम के आदर्शों और वास्तविकता के बीच तनाव को भी उजागर करता है। कई विकलांग प्रतिभागियों के लिए यह घटना सहनशीलता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है, जो साबित करता है कि वे किसी से कम नहीं हैं। बर्निंग मैन को अनोखा बनाता है इसकी अस्थायी प्रकृति। 9 दिनों के लिए ब्लैक रॉक सिटी एक कामकाजी महानगर की तरह संचालित होता है, जिसमें सड़कें, आपातकालीन सेवाएं और एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य होता है। और फिर यह गायब हो जाता है। प्रतिभागी कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते, उनके अस्तित्व का एक भी निशान नहीं। लीव नो ट्रेस के प्रति यह प्रतिबद्धता न केवल एक तार्किक चमत्कार है, बल्कि एक दार्शनिक वक्तव्य भी है। एक ऐसी दुनिया में जो स्थायित्व से ग्रस्त है, बर्निंग मैन हमें याद दिलाता है कि अस्थायी चीजों में भी सुंदरता होती है। एक अस्थायी शहर बनाना महंगा है, आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से। टिकट कुछ 100 से लेकर हजारों डॉलर तक होते हैं और प्रतिभागियों को अपना भोजन, पानी और आश्रय स्वयं लाना पड़ता है। चुनौतियों के बावजूद कार्यक्रम ऐसा समुदाय बनाता है जिसे कई लोग जीवन बदलने वाला कहते हैं। अजनबी दोस्त बन जाते हैं और उपहार देने का कार्य ऐसे बंधन बनाता है जो कार्यक्रम के बाद भी रहते हैं। लेकिन यह स्तर का जुड़ाव सस्ता नहीं है, जिससे बर्निंग मैन की सुलभता और इसके आदर्शों और वास्तविकता के बीच बढ़ते अंतर पर बहस होती रहती है। ब्लैक रॉक सिटी का डिजाइन अपनी चुनौतियों के साथ विकसित हुआ है। 1990 के दशक में ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कें और जोनिंग पेश किए गए। 2000 के दशक तक शहर ने अपनी अब प्रसिद्ध गोलाकार डिजाइन को अपनाया, जो जलने वाली प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करता था। कला, वाहनों और वॉकवे क्षेत्रों की शुरुआत ने सामुदायिक भावना को और बढ़ाया। यह निरंतर विकास दिखाता है कि कैसे बाधाएं, चाहे कानूनी हो, पर्यावरणीय हो या तार्किक, नवाचार को प्रेरित कर सकती है। ब्लैक रॉक सिटी एक जीवित प्रयोग है जो हर साल खुद को नया रूप देता है। पारंपरिक शहरों के विपरीत ब्लैक रॉक सिटी अपने नागरिकों पर निर्भर करता है कि वे इसे सहनिर्मित और बनाए रखें। सहभागिता बर्निंग मैन की आधारशिला है। प्रतिभागी दर्शक नहीं है, वे सक्रिय योगदान करता है। वे कला बनाते हैं, कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं, बिना किसी बदले की उम्मीद के। यह स्तर की भागीदारी, स्वामित्व और जुड़ाव की भावना पैदा करती है, जो आधुनिक समाज में दुर्लभ है। बर्निंग मैन के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक कुछ मिलकर बनाने का कार्य है। चाहे वह एक विशाल कला स्थापना हो या एक साधारण शिविर स्थल, निर्माण की प्रक्रिया सहयोग और जुड़ाव को बढ़ावा देती है। स्वदेशी समुदायों के साथ काम करने वाले आर्किटेक्ट स्कॉट केम्प ने देखा है कि निर्माण की प्रक्रिया लोगों को जोड़ सकती है और चंगा कर सकती है। बर्निंग मैन बड़े पैमाने पर इस विचार को अपनाता है। प्रतिभागी केवल यादों के साथ नहीं, बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान देने की भावना के साथ लौटते हैं। जैसे जैसे बर्निंग मैन बढ़ता जा रहा है, उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कैसे अपने आदर्शों और पैमाने, सुरक्षा और सुलभता की वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रख सकता है? क्या यह समुदाय और रचनात्मकता में एक कट्टरपंथी प्रयोग बना रह सकता है, या व्यावसायीकरण और नौकरशाही के दबावों के आगे झुक जाएगा? ये सवाल इसके भविष्य को परिभाषित करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, बर्निंग मैन पहले ही यह साबित कर चुका है कि ऐसा शहर बनाना संभव है जो पारंपरिक तर्क को चुनौती दे। एक ऐसा शहर जहां कला, जुड़ाव और मानवता केंद्र स्तर पर हो, भले ही केवल 9 दिनों के लिए। यह एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह एक आंदोलन, एक अस्थायी यूटोपिया और सांस्कृतिक प्रतीक है। इसके सबक नेवादा के रेगिस्तान से कहीं आगे तक जाते हैं। हमें सिखाते हैं कि हम कैसे रहते हैं, बनाते हैं और जुड़ते हैं। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जब मानवता उद्देश्य और जुनून के साथ एक साथ आती है, तो यह फल फूल सकती है। बर्निंग मैन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह उस संभावना का एक दृष्टिकोण है जो हम हो सकते हैं।